नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बात जब भक्ति की होती है तो उनके सुर एक अलग समा बांधते हैं और बात जब कर्तव्य पथ की होती है तो उनका एक अलग नजरिया सामने आता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की। हमारे साथ हैं सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। इस समय हम खड़े हैं भगवान बजरंगबली के पास पितृ पर्वत पर। इसी से बात शुरू करते हैं। पितृ पर्वत की संकल्पना कैसे मन में आई? मैं मेयर था यहाँ पर और हम इंदौर का विकास करना चाहते, तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा कि इंदौर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर एक बहुत बड़े एक विद्वान व्यक्ति, हमने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराई थी यहाँ पर वास्तुविदों की, जो वास्तुशास्त्र जानते हैं उनकी। तो एक मलेशिया से बहुत अच्छे भारतीय हैं, वो भारतीय मूल के हैं पर मलेशिया में रहते हैं और वर्ल्ड में उनका बड़ा नाम है वास्तुशास्त्र में। उन्होंने कहा कि जैसे व्यक्ति को पितृदोष होता है, परिवार को पितृदोष होता है, कुटुंब को पितृदोष होता है, वैसे शहर को भी पितृदोष होता है। यदि शहर को आपको विकास करना है तो इसका पितृदोष ठीक करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर स्कूटर से आए, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट था, उन्होंने कहा इस दिशा में आप कुछ करिए। तो फिर हमने ये टेकरी देखी, यहाँ पर पीछे धर्म टेकरी बोलते हैं इसको। यहाँ यशवंत सागर से जो पानी आता है उसका फिल्टर स्टेशन है। मैं मेयर था यहाँ पर, तो उस फिल्टर स्टेशन को देखने आया तो मुझे एक वीरान टेकड़ी यहाँ पर दिखी। पता नहीं क्यों मैं उसके ऊपर चढ़ा। एक पीछे बहुत शिव जी का पुराना मंदिर है, ऐसा लोग कहते हैं कि अहिल्याबाई ने बनवाया था शायद, जब यशवंत सागर यहाँ पर बना था तब का मंदिर है वो। वहाँ गया, वहाँ बड़ा आकर्षण लगा मुझे और एकदम सोचा कि यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। तो मैंने अधिकारियों से पूछा किसकी ज़मीन, तो बोले नगर निगम की ज़मीन है। तो मैंने कहा अच्छा है, फिर तो अच्छा डेवलपमेंट कर देंगे। तभी हमने एक योजना चालू करी थी कि अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाएं। हम 250 रुपये लेंगे और पेड़ की सुरक्षा हम करेंगे। मुझे कहते हैं ये गर्व है कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं और सब किसी न किसी इंदौर के रहवासी के पितरों के नाम से लगा हुआ पेड़ है। तो इसका नाम हमने पितृ पर्वत रख दिया। फिर हर अमावस को हम लोग यहाँ पर आते थे और पूजा करते थे पितरों की। तो किसी ने कहा कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, तो अचानक मंदिर बन गया। राजनीति में भी बजरंगबली जी को लेकर काफी दिनों चर्चाएं हो रही है, लोग चर्चा करते हैं। देवी देवताओं का राजनीति में समावेश कितना आप उचित मानते हैं या किस हद तक चीजें होनी चाहिए? देखिए, ये एकदम निजी विषय होते हैं जी, कि हम किस देवता को मानते हैं, किस देवी को मानते हैं। पर इस देश के अंदर जब तुष्टिकरण की नीति प्रारंभ हुई, आज का दिन आप जब मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रगट उत्सव है और उन्होंने तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ पहली बार पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ कहा था कि तुष्टिकरण से देश नहीं चलेगा। और आज जिस यूसीसी की बात हो रही है, उस यूसीसी के बारे में भी सबसे पहले सुझाव दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर। एक विधान एक निशान। हाँ, और उन्होंने कहा था कि भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के संविधान के प्रियम्बल्स में लिखा हुआ है कि भारत में एक समान कानून बनना चाहिए। तो ये सब जब से ये यात्रा प्रारंभ हुई है, आज हमें कहते हुए गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस विषय पर उसको संज्ञान में लिया और एक दृढ़ निश्चय किया है कि इस देश की आवश्यकता है। कितना जरूरी आप मानते हैं यूसीसी को? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात उस दिन कही थी कि एक परिवार में लोग रहते हैं, एक व्यक्ति के साथ दूसरा कानून हो, एक व्यक्ति के साथ दूसरा कानून हो तो परिवार कभी संगठित नहीं रह सकता। यदि माँ भी अपने एक बेटे को ज़्यादा प्यार करे, एक बेटे को ज़्यादा घी लगा के दे और एक बेटे को सूखी रोटी दे, तो परिवार कभी संगठित नहीं रह सकता। इसलिए परिवार संगठित रहने के लिए भी एक सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और देश को मजबूत करने के लिए भी सबको समान दृष्टि से देखना पड़ेगा। अभी देखिए फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस को कुछ लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पर बर्बाद कर दिया। तो ये जो मानसिकता है जिहादी की, इससे विश्व को बचना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है कि एक देश एक विधान, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा निर्णय है प्रधानमंत्री जी का, जिसके ऊपर इससे देश मजबूत होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश हित में कुछ बड़े फैसले लेती है, लेकिन विपक्ष उनके विरोध में उतर आता है। तो क्या विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करने तक सीमित है? देखिए, इस देश में दो प्रकार के
राजनीतिक दल हैं। एक कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, एक देश के लिए राजनीति करते हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जब पहली बार देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को अपना नेता चुना 2014 में, तो उन्होंने सेंट्रल हॉल में एक भाषण दिया था कि मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में। और हमने इसको प्रूव करके बताया कि हमारे लिए देश पहले, हमारे लिए कुर्सी बाद में है। जब राम मंदिर का विषय आया और ये कहा कि राज्य सरकारें राम मंदिर का विषय छोड़ें, तो हमने कहा हम कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं, पर राम मंदिर का विषय नहीं छोड़ेंगे। क्या इसका असर आप देखेंगे देश में अगर एक समान कानून पूरे देश के लिए लागू होता है तो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देश के राजनीतिक दल भी अपनी दृष्टिकोण बदलेंगे, क्योंकि अभी उनको ऐसा लगता है कि वोट बैंक की तरफ जाएं। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। एक अभी आपने हनुमान जी की बात की थी, मैं उसी विषय पर रिपीट होता हूं जी। कांग्रेस कभी भी कोई धार्मिक आयोजन नहीं करती थी, कभी कोई कथा भजन कभी नहीं करती थी। यदि वो करते थे तो रोजा इफ्तार करते थे। अब धीरे धीरे कर रहे हैं, अब करने लगे वो। अब उनको लगता है कि देश की जनता ये चाहती है तो करने लगे हों। अब हनुमान जी की बात भी करते हैं। तो ये देखिए, ये सब समय के अनुसार बदलने वाले लोग हैं। और हमने तो हमेशा कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दिग्विजय सिंह जी भी कहते थे, कांग्रेस के लोग भी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बता दी। अब अगली तारीख भी बता रहे हैं कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जाना अपने परिवार के साथ राम जी के दरबार में दर्शन करना और उनसे क्षमा याचना करना कि जितने भी जीवन में पाप किए सब हमको माफ कर दे। तो हमारे राम जी तो ऐसे कि सब माफ कर देंगे। हाँ, धीरे धीरे बीच में खबर भी आती है कि कांग्रेस जो है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है। जैसे आपने अभी बात की, मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी आकर गए, प्रियंका गांधी आकर की, नर्मदा स्नान भी किया। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि ये धर्म वास्तव में ये पर्सनल आस्था का विषय है, पर इसको सार्वजनिक करता है व्यक्ति और फिर नाटक करता है। जैसे मुस्लिमों के बीच में गए तो टोपी लगा ली, ब्राह्मणों के बीच में गए तो जनेऊ पहन ली। तो ये जो नाटक है ना, ये नहीं करना चाहिए। वास्तव में कांग्रेस नाटक कर रही है और हमारे संस्कारों के अंदर धर्म, संस्कार, संस्कृति ये जुड़ी हुई है और इसलिए हमने जो भी कहा है वो किया है। हम शुरू से राम मंदिर की बात करते तो राम मंदिर बन रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप भी बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पूर्वजों ने भी मंदिर टूटते हुए देखे। सोमनाथ मंदिर टूटा, राम मंदिर टूटा, कृष्ण मंदिर पे तोड़ा गया। हम उस युग में जी रहे हैं मोदी जी के, जहाँ मंदिर बन रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे विश्वनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे केदारनाथ के मंदिर की बात हो, सब मंदिरों पर विकास हो रहा है। तो ये हमारे आत्म स्वाभिमान का परिचायक है। धर्म आस्था का विषय होना चाहिए या राजनीति का? बिल्कुल नहीं, आस्था का विषय होना चाहिए, पर लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं जी। मैं कहता हूँ आपसे, कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार का आयोजन किए ही नहीं। कभी आपने देखा हो सोनिया जी को मंदिर में जाते हुए, राहुल जी को मंदिर में जाते हुए? ये अभी क्यों जाने लग गए मोदी जी के बनने, प्रधानमंत्री बनने? इसके पहले कभी नहीं गए वो। तो ये मोदी जी के लिए हिंदुत्व के नाम से वोट मिलते हैं, तो हम कैसे वोट काटें? मुसलमान के वोट तो हमको मिल ही रहे हैं, तो हिंदुत्व के वोट भी काटें सिर्फ कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं, संस्कार के लिए नहीं, संस्कृति के लिए नहीं जी। कुर्सी के लिए कर रहे हैं हम लोग, देश के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शंखनाद कर चुके हैं, लगातार मध्य प्रदेश में दौरे भी बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के भी। कैसे आप देखते 23 के आखिरी में जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, कैसी संभावना है आप देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब की बार 200 पार, 200 नहीं, 150 से ऊपर सीट आएगी जी। 150 से ऊपर आएगी। मैं लफ्फाजी नहीं करता हूँ जी, या झूठा नारा दूं, ऐसा नहीं। 150 से ऊपर 100% बीजेपी की सीट आएगी। और जहां तक 2024 की बात है, अगर आप ही अकेले में बैठ के सोचो कि मोदी जी के अलावा देश का नेता कौन है, तो आपको कोई दिखेगा ही नहीं। तो एक आप पत्रकार नहीं हो और एक नॉर्मल मतदाता हो जी, तो आप सोचोगे यार मोदी जी के अलावा किसको वोट दो? कौन है जिसको वोट दे, जो देश संभाल सकता है आज की तारीख में? मोदी जी के अलावा कोई दिखता ही नहीं। मैं तो अच्छे अभी मैं हमारे यहाँ महाजनसंपर्क अभियान हमने किया था मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर, तो हम कुछ श्रेष्ठी जनों से मिले थे, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से, रिटायर्ड कुलपति, ब्यूरोक्रेट्स। जो ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस की मानसिकता के थे, वो कह रहे हैं यार मोदी जी की आवश्यकता 10 साल और, अभी 10 साल मोदी जी और रहना चाहिए। देश बोले पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे। एक खबर चल रही है अब तो फ्रांस भी योगी जी की डिमांड कर रहा है। हाँ,
भाई ऐसा है कि आप देखिए कि वो देश जो भारत को कुछ नहीं समझते थे, अब वो मोदी जी की बात करते हैं, वो योगी जी की बात करते हैं, वो अमित शाह की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। चुनाव होगा मध्य प्रदेश में भी, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है 5 चुनावी राज्यों को लेकर, नहीं वो समन्वय की, मॉनिटरिंग की कुछ ना वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं वो न्यूज कैसे बनी, मेरे को नहीं मालूम। वैसे एज ए जनरल सेक्रेटरी में फीडबैक लेता ही हूँ सब जोर से, वो मेरे पास पुराना काम है। नया ऐसा कुछ चुनाव की दृष्टि से देखते हुए मुझे मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। रणनीतियां चुनाव को लेकर कैसी होनी चाहिए, समय के साथ बदलती रहनी चाहिए? देखिए, हमेशा एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा, वह अपनी वही होना चाहिए जिस आइडियोलॉजी पर राजनीतिक दल आपका चला है। हमारी आइडियोलॉजी से हमने कभी समझौता नहीं किया, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जहाँ तक डेवलपमेंट का बात है, देश की आवश्यकता क्या है, समाज की आवश्यकता क्या है, मैं 83 में पार्षद था तो मेरे से कहते थे कि भैया हमारे यहाँ मुरम डलवा दो। उस समय लोगों को मुरम भी अच्छा लगता था, मुरम डल जाए अपने घर के सामने तो बहुत बड़ी बात है। अब बोलते हैं सीमेंट कंक्रीट करवाओ, तो लोगों की आवश्यकताएं बदल गई, एकदम नजरिया बदल गया। तो एक पहले जहां मुरम में लोगों को संतुष्ट हो जाते थे, आज वहां सीमेंट कंक्रीट की सड़क मांगते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात, जाल बिछ रहा है देश में। देखिए, ये सब मोदी जी का कमाल है। इन्होंने देश में विकास क्या होता है और कैसे किया जाता है, गरीब कल्याण क्या होता है, गरीबों की किस प्रकार सेवा की जाती है, मोदी जी ने सिखाया। नहीं तो कांग्रेस के राज में गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा जी ने, इंदिरा आवास योजना, और गरीबों को मकान देंगे। बड़ी मुश्किल से साल भर में एक पंचायत में 1-2 मकान मिलते थे जी। और वो सरपंच बुरा बन जाता था, किसको दूं? मैंने तो ऐसे सरपंच देखे जिन्होंने सरेंडर कर दी, मेरे को नहीं चाहिए 1-2 मकान। आज एक पंचायत में 200, 250, 500 और 1-1000 मकान बने। पूरे कांग्रेस के 60 साल में 25 लाख मकान नहीं बने। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ मकान स्वीकृत हो गए। 3 करोड़ मतलब लोग रहने चले गए और 1 करोड़ घरों में जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रही है, भाजपा भी आदिवासियों पर फोकस है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली बार हमारी अपेक्षा से कम सीटें हमको ट्राइबल क्षेत्र में मिली थी। उसका मूल कारण यह था कांग्रेस ने उनको बरगलाया। कुछ एजेंसियां भी काम कर रही हैं, कुछ वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं और आदिवासियों को भड़का रहे हैं। आदिवासियों से कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आपको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। आप जब मतदाता सूची में आप अपना नाम लिखा तो उसमें हिंदू मत लिखना। ये जो देश के खिलाफ षड्यंत्रकारी लोग हैं, वामपंथी संगठन से जुड़े हुए जो एनजीओ हैं, ये कहीं ना कहीं आदिवासी भाइयों को बरगला रहे हैं। हमने अब वहाँ फोकस किया है और हमारे आदिवासी भाई हमारे तो एक हिस्से हैं समाज के। यदि भगवान, हम हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़े हैं, हनुमान जी ने जब राम जी के लिए युद्ध किया था तो सारे ट्राइबल्स उनके साथ थे। निषाद राज के यहाँ, निषाद राज सेनापति था उनका। महाभारत देखेंगे आप, बजरंगबली को लेकर लोग कहते हैं वो हमारी जाति के थे, वो हमारी जाति के थे, वो हमारी जाति के थे। भाई भगवान तो किसी की जाति का नहीं होता है, जो तो सब जगत का कल्याण करता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में आप निभा कर आए थे, बहुत मेहनत आपने वहां पर की थी। अब पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश की जो राजनीति है और पश्चिम बंगाल की राजनीति है, आप क्या फर्क देखते हैं? एक बड़ा फर्क क्या है दोनों जगह की राजनीति में? यहाँ पर राजनीति होती है, यहाँ पर आपकी विरोधी विचारधारा से आप बहस करते हैं। वहाँ बहस को कोई स्थान नहीं। वहाँ स्थान है बम को, वहाँ स्थान है गोली को, वहाँ स्थान है तलवार से हाथ पैर काट देंगे। वहाँ आपका अच्छा कार्यकर्ता फांसी पर टांग के लटका देंगे रात में 2 बजे ले जाकर और कह देंगे इसने आत्महत्या की। वहाँ तो युद्ध लड़ा जाता है। मैं जब वहाँ 6 साल रहा तो 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है। मेरे से मिल के लड़का घर ही नहीं पहुँचा, मेरे से मिल के गया, कलकत्ता से गाँव जाना था उसको, वो बस में बैठा, रास्ते में से उसको उतार के उसका मर्डर कर दिया। उसकी पत्नी का फ़ोन आया हमारे कार्यकर्ता के पास कि वो तो आए ही नहीं। बोले नहीं, बस में बैठ गए थे। बाद में पता लगा कि बस में से उतार के उसको मार दिया। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, ममता जी का संविधान चलता है। पहले टीएमसी की और वामपंथी दलों जो थे उनकी वहाँ टक्कर होती थी। अब टीएमसी है और सामने भाजपा है। भाजपा की मौजूदगी से ममता बनर्जी घबराई सी लगती है कुछ, इसलिए कि हम लोगों ने वहाँ पर काम करके कांग्रेस को खत्म कर दिया, हमने वामपंथियों को खत्म कर दिया। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाई है।
पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा कि वामपंथियों की भी एक भी सीट नहीं आई, कांग्रेस की भी एक सीट नहीं आई, और हम उस पूरे वैक्यूम को भारतीय जनता पार्टी ने भर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक विकल्प के रूप में उभरी है, इसलिए ममता जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला कर रही है। पोस्टर वार शुरू हुआ था, पहले एक पोस्टर आता है, फिर 2 पोस्टर आते हैं, पोस्टर की सीरीज आती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि व्यक्तिगत आक्षेप जो है कहीं ना कहीं राजनीति को भी नुकसान पहुंचाता है और मतदाताओं के मन के लिए भी ये ठीक नहीं होता। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ी गरिमामय है जी। मैंने देखा है कि विधानसभा के अंदर कैलाश जोशी जी ने अर्जुन सिंह जी के खिलाफ बहुत तगड़ा भाषण दिया था। आपको याद हो तो एक चिटफंड का था, कोई एक चिटफंड कंपनी थी, शारदा वगैरह ये लोग, इसमें कैलाश जोशी जी ने बहुत अर्जुन सिंह जी के खिलाफ कड़ा विधानसभा के अंदर भाषण दिया। बाहर निकले और अर्जुन सिंह जी ने कैलाश जी को बुलाया, 10 मिनट बात करी। अर्जुन सिंह जी ने, कैलाश जी ने तंबाकू अपनी घिसी, वहाँ जितने भी लोग थे सब में तंबाकू खाई, चल दिए। ये हमारे यहाँ सौजन्यता है, ये हमारे यहाँ, मुझे भी याद अच्छे से, मैं भूलूंगा नहीं इस बात को। मैंने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ बहुत, मानसून सेशन सत्र था, बहुत कड़ा भाषण दिया। मैं बाहर निकला और उस समय मैं बस से आता था इंदौर, तो रात को 1 बजे तक विधानसभा चली थी, नो कॉन्फिडेंस हम लाए थे उनके खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि कैलाश कैसे खड़े हो? मैंने कहा कि बस स्टैंड जा रहा हूँ। क्यों, बस से जाओगे इंदौर? मैंने कहा और कितनी बारिश हो रही। अपने स्टाफ को बुलाया, गाड़ी दी। मैंने कहा नहीं, मैं गाड़ी आपकी गाड़ी में नहीं जाऊँगा। बोले नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मैं किसी निजी गाड़ी में भेजता हूँ, सरकारी गाड़ी में नहीं जाऊँगा। मतलब ये एक सौजन्यता थी कि मतलब जिसके खिलाफ हम भाषण देके जा रहे हैं वो पूछ रहा है तुम जाओगे कैसे इंदौर, ये सौजन्यता थी। तो ये हमारे यहाँ सौजन्यता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के पोस्टरवार, व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाना बचना चाहिए। इससे हमारी विचारधारा, आपकी विचारधारा क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, उसके बीच में संघर्ष हो तो अच्छा है, पर व्यक्तिगत आरोप से बचना चाहिए। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि कभी किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाओ। लेकिन हम कई साल से देख रहे हैं कि कैलाश जी उतने ही बेबाक है और उतनी बेबाकी से और सख्ती से अपनी बात रखते हैं और लोग सुनते हैं। क्या मन में विचार होता है जब आप अपनी बात रखते हैं तब? देखिए, जैसा प्लेटफॉर्म पर वैसी बात करना चाहिए। आप पत्रकार हैं, आपके साथ में गोल मोल बात करना चाहिए। पर यदि पार्टी का वो प्लेटफॉर्म जो निर्णय लेता है, लेकिन मैं गोल मोल बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ कि आपके सामने वो बात नहीं कर सकता जो मैं पार्टी की कोर टीम के साथ बात करता हूँ। तो क्योंकि वहाँ पर हमको परिणाम मूलक काम करना है, इसलिए जहाँ आप हो वहाँ पर साफ साफ बात बोलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सुरम्य वातावरण में इस समय हम हैं, भगवान बजरंगबली की शरण में है और सावन महीना चल रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर कैलाश जी का भक्ति भाव न देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम चाहते हैं कि न्यूज 18 के दर्शकों के लिए कैलाश जी अपने सुर में कुछ सुनाएं। अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल है अभी। सावन का महीना भी है, अधिक मास भी है जी, और इस बार सावन बरसों बाद 2 सावन आए हैं जी। और ये बहुत हम लोगों के लिए, मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि अभी यदि आप एक बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो उसका लाभ 100 बार ओम नमः शिवाय बोलने का होगा। इस समय साधना करना चाहिए, तप करना चाहिए, उपास करना चाहिए, यदि सक्षम हो तो दान देना चाहिए। क्योंकि आपने अगर किसी को 1 रुपया दिया तो ऐसा मानते हैं कि 100 रुपये का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो ये अधिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण है शिव आराधना के लिए, अपने लिए भी, अपने स्वयं के कल्याण के लिए भी। तो सबसे भजन तो और कभी सुनाऊंगा, पर एक बहुत बड़ा मैंने मैसेज दिया है कि सब इस अधिक मास में प्रतिदिन शिव जी के पास बैठे, एक माला शिव जी की करें। जीवन के, मतलब मैं सच कह रहा हूँ, जीवन में आपको वो आनंद आएगा जो आपने कभी प्राप्त नहीं किया होगा। तो मेरी शुभकामनाएं सबको अधिक मास की भी, सावन के महीने की भी, और सबका कल्याण हो। बाद में सुनाऊंगा कभी चाल। ये है मध्य प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। जितनी बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं उतनी बेबाकी से लोग उनको सुनते हैं। और चुनाव का जो मौसम है उसमें चाहे यूसीसी हो, अयोध्या की बात हो या फिर भगवान राम मंदिर की, कैलाश जी का यह कहना है कि हमारी जो पार्टी है अपनी आइडियोलॉजी पे काम करती है
जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष मौके देखकर अपनी रणनीति बदलता है, मौके देखकर अपनी आस्था को बदलता है। कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद भाई दीक्षित जी, Thank you बहुत very much. Thank बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई और अच्छी चर्चा हुई आज।